बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 और आज हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर उसकी कंटिन्यूटी है, तो आइए हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो हम देखेंगे इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या है? इंसिनरेशन के उर्दू में मानी है जलाकर राख कर देना। उर्दू में हम इसके मानी क्या कहेंगे? उर्दू में हम इसे कहेंगे जलाकर राख कर देना या करना, इसे कहते हैं इंसिनरेशन। अच्छा, यहां एंड पे ना एशन भी आ रहा है, तो एशन का अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि एशन मीन प्रोसेस। तो इंसिनरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम सॉलिड वेस्ट को जलाकर ऐश में, राख में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इंसिनरेशन ना दो सेंस में, दो तरह से आपसे शेयर करूं। पहली बात, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी इंसिनरेशन क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट। तो पहले हम इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इसकी बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके लिए हम एक जर्नल जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसमें वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है इंसिनरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर और 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंसिनरेशन प्रोसेस में हम सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं किस टेम्परेचर पर? 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जो हम करते हैं बर्निंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। बर्निंग कंज्यूम्स ऑल कंबस्टिबल मटेरियल। जब आप इस टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो तमाम कंबस्टिबल मटेरियल, यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जितना भी जलने वाला मटेरियल है वो सारे का सारा जो है वो कंज्यूम हो गया। बाकी बच क्या गया? नॉन कंबस्टिबल मटेरियल बच गया, यानी वो मटेरियल जो जल नहीं सकता, और ऐश रेजिड्यू, ये दो चीजें बाकी बच गई। यानी हमने क्या किया, हमने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसकी जब हाई टेम्परेचर पे हमने इसकी बर्निंग करवाई, उस बर्निंग के नतीजे में सारे का सारा कंबस्टिबल मटेरियल कंज्यूम हो गया और दो चीजें बची, एक नॉन कंबस्टिबल मटेरियल और दूसरा ऐश रेजिड्यूज, राख वगैरह वो बची, और वो चीजें बची जो जल नहीं सकती थी। माय डियर स्टूडेंट, इस इंसिनरेशन प्रोसेस के नतीजे में देयर इज रिडक्शन ऑफ वेस्ट वॉल्यूम बाय 2/3। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इंसिनरेशन प्रोसेस से जो वेस्ट है इंसिनरेशन के बाद, जलने के बाद, उसके वॉल्यूम में 2/3, 2/3 कमी आ जाती है। नेक्स्ट, कंबस्टिबल मटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, पेपर, प्लास्टिक, वुड प्रोवाइड फ्यूल फॉर द फायर। ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसमें जो कंबस्टिबल कंपोनेंट्स है, जो कंबस्टिबल मटेरियल था, उस कंबस्टिबल मटेरियल में कागज है, पेपर है, प्लास्टिक है, उसमें वुड है। तो पेपर, प्लास्टिक, वुड, इसकी बर्निंग के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। यानी आग लगाने के लिए, आग जलाने के लिए ये जो चीजें हैं ये बतौर फ्यूल काम करती हैं। तो इंसिनरेशन प्रोसेस में जो फ्यूल है वो एक्चुअली वो कंबस्टिबल मटेरियल है जो गार्बेज में मौजूद है, और उसमें क्या है, उसमें पेपर है, उसमें प्लास्टिक है और उसमें वुड है। और जब ये फायर, आग प्रोड्यूस हुई, ये जो हीट ऑफ बर्निंग प्रोसेस, इट विल जनरेट द स्टीम, इससे स्टीम, एंड स्टीम विल ड्राइव द टरबाइन, और उस टरबाइन की वजह से देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है दो काम यहां तक हो गए। एक, इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के नतीजे में जो वेस्ट है उसका वॉल्यूम 2/3 रिड्यूस हो गया। दूसरा, इसके नतीजे में आपके पास जो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट ऑफ इंसिनरेशन, हीट ऑफ कंबस्टन, उस हीट से फिर स्टीम प्रोड्यूस, स्टीम से टरबाइन मूव करेगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगी। ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन। अब आए
चैप्टर 16 का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट। मेरी बात को ये याद रखना, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 काम आप करेंगे। मैं आपको ना 5-6 पॉइंट्स ये याद करवाऊंगा, एक हम फिगर उसको डिस्कस करेंगे और फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन उसको देखेंगे। ये 3 बातें आप लिखेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल या हजार्डस वेस्ट, इसकी इंसिनरेशन में पहली बात कि दिस इंसिनरेशन इज अ जनरल प्रोसेस, जनरल प्रोसेस है। और इसके दौरान हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन सिस्टम, इसके दौरान टेम्परेचर इससे ज्यादा रखना पड़ता है। और ये जो हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन प्रोसेस है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटरी किल्न। ये ज़हन में रखना है, किल्न भट्टी, वो भट्टी जिसमें हम वेस्ट को बर्न करेंगे, रोटरी जो रोटेट कर रही है, तो वो भट्टी जो रोटेट करती है हम उसे कहते हैं रोटरी किल्न। और इसमें जो रोटरी किल्न, इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा जाता है। और ये जो रोटरी किल्न है, इट विल एक्सेप्ट द वेस्ट, द इंडस्ट्रियल वेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड, द लिक्विड, द स्लज, ये कीचड़ वगैरह, जो वेट सॉलिड है दैट इज कॉल्ड द स्लज। स्लज को मैं ना यहां पे स्लज को कीचड़ लिख देता हूं, कीचड़ यानी कीचड़। वेट सॉलिड, गीला जो सॉलिड है उसे हम स्लज कहते हैं। तो जो रोटरी किल्न है, रोटरी किल्न हम इस हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं। और ये जो रोटरी किल्न है, इसमें हम ऐड करते हैं वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, जो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, जो स्लज की फॉर्म में हो सकता है। ये पहली बात आपने ज़हन में। दूसरी बात, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये कभी कभी ना एमसीक्यू भी पूछा जाता है स्टूडेंट, कि आप ना इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसकी इंसिनरेशन के दौरान जो रोटरी किल्न है उसके अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, रोटरी किल्न में जो टेम्परेचर है वो 650 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रोटरी किल्न के अंदर टेम्परेचर। अब इसके दौरान जो इस पूरे बर्निंग प्रोसेस के दौरान जो ऐश प्रोड्यूस होगी, जो राख बनेगी, दैट ऐश इज कलेक्टेड एट द ऐश टैंक। और इस प्रोसेस के दौरान जो लिक्विड गैसियस मटेरियल हासिल होगा उसको हम सेकेंडरी चैम्बर में, ये रोटरी किल्न, ये पहला चैम्बर आप समझ, उसके बाद ऐश प्रोड्यूस हुई, नंबर 1 पे ऐश, वो ऐश टैंक में चली गई। और ये जो लिक्विड गैसियस मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, ये फिर आगे सेकेंडरी चैम्बर में चला गया। अब हम देखते हैं कि इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो क्या है। स्टूडेंट, जो 4th वन पॉइंट है उसमें सेकेंडरी चैम्बर, यानी पहले आपके पास रोटरी किल्न जो है उसमें बर्निंग हुई 650 to 1100 डिग्री से टेम्परेचर, ऐश प्रोड्यूस, ऐश टैंक में चली गई। उसके बाद जो बाकी जो लिक्विड गैसियस मटेरियल है वो सेकेंडरी चैम्बर। अब सेकेंडरी चैम्बर के बारे में 3 बातें आपने याद रखनी। पहली बात, सेकेंडरी चैम्बर इज अ नॉन रोटेटिंग चैम्बर। रोटरी किल्न तो रोटेट कर रही है, रोटेट नहीं कर रहा। यहां पे टेम्परेचर रेंज जो है वो 950 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये ज़हन में रखना, यहां टेम्परेचर जो है किसमें, सेकेंडरी चैम्बर में 952 से यहां टेम्परेचर ज्यादा है। और इसके दौरान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये 3 बातें आप किसके बारे में याद रखेंगे? ये 3 बातें आप सेकेंडरी चैम्बर के बारे में। मैंने अभी तक जितनी बातें आपको बताई है ना, मैं जरा उसको ना रिवाइज करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास रोटरी किल्न है। अब इस रोटरी किल्न, इसके अंदर टेम्परेचर, वो मैंने आपको याद करवाया कि हम रोटरी किल्न में जो टेम्परेचर है ना स्टूडेंट, वो टेम्परेचर हम लिखेंगे 650 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रोटरी किल्न के अंदर ये टेम्परेचर। यहां से हमने वेस्ट मटेरियल जो कि सॉलिड है, लिक्विड है, स्लज है, वो इंट्रोड्यूस करवाया। रोटरी किल्न में 2 चीजें बनी, एक तो ऐश, वो जो ऐश है वो वेस्ट टैंक फॉर ऐश, इसमें वो ऐश आ गई। और बाकी जो आपके पास था लिक्विड गैसियस मटेरियल, वो इसमें आ गया। दिस वन इज द सेकेंडरी चैम्बर। अब सेकेंडरी चैम्बर के बारे में मैंने 3 बातें आपको बताई। पहले मैंने कही कि दिस वन इज नॉन रोटेटिंग, ये रोटेट नहीं कर रहा। दूसरी बात मैंने कही कि इसमें टेम्परेचर जो है वो 950 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और तीसरी बात मैंने कही कि इसके अंदर तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नंबर 5 पे।
ये मैंने आपको पॉइंट सिर्फ याद करने 1 2 3 4 ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए। गैसेस कूल टू 230 डिग्री सेंटीग्रेड बाय स्प्रेइंग ऑफ वाटर। इसके नतीजे में यहां वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई। उन वेस्ट गैसेस के ऊपर एवेपोरेटिंग वाटर उसका स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडी होकर 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगी। अब नेक्स्ट, कूल्ड गैसेस आर पास थ्रू स्क्रबर सिस्टम। यहां पे ये स्क्रबर है। स्क्रबर जो स्क्रब करता है, जो इलिमिनेट करेगा क्या, इसमें सर्वाइविंग पार्टिकल को इलिमिनेट करेगा, इसमें एसिड फॉर्मिंग कंपोनेंट्स को भी। तो स्क्रबर, तो हम क्या करते हैं कि कूल्ड गैसेस इनको स्क्रबर से पास करते हैं। स्क्रबर क्या करेगा, ये इलिमिनेट करेगा, खात्मा करेगा किसका, सर्वाइविंग पार्टिकल्स का, वो पार्टिकल जो अभी मौजूद हैं। एंड एसिड फॉर्मिंग, इसके अंदर कुछ एसिड फॉर्मिंग कंपोनेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलेगी कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे और कंपोनेंट जो एसिड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, उनको भी स्क्रबर जो है वो इलिमिनेट खारिज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऐश रेजिड्यू, लास्ट पे आपके पास क्या बनेगी, ऐश रेजिड्यूज, आपके पास वेस्ट वाटर हासिल होगा। ये ऐश रेजिड्यू या वेस्ट वाटर, इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं किसमें, लैंडफिल्स में। इस तरह ये सारे का सारा हमारा, दिस वन इज द इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड हजार्डस वेस्ट। पूरे आपने ये आपके पास ये 7 पॉइंट्स हैं, ये भी लिखने हैं आपने, ये जो है स्केच ये भी बना। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात, और वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के नुकसानात क्या है। ठीक है, इसको दो बड़े बड़े फवाद, एक तो वेस्ट जो है उसका वॉल्यूम ग्रेटली रिड्यूस हो रहा है, 2/3 जो है वो रिड्यूस हो गया, और दूसरी बात मैंने क्या कही कि इसके दौरान इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी क्या हैं। अगर स्टूडेंट ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए तो आप ये 4 बातें लिखेंगे। पहली बात, इंसिनरेशन इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस। ये क्लीन, ये माहौल दोस्त प्रोसेस नहीं है। इट प्रोड्यूसेस द एयर पोल्यूशन एंड इट प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक ऐश। हवाई आलूदगी और जहरीली जो ऐश है, राख है, वो प्रोड्यूस करता है। तो दिस वन इज नॉट अ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। इट इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस, ये पहली बात है। नंबर 2, it produces significant source, this one is the significant source of dioxins। ये आपके पास जो है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपके पास जो इंसिनरेशन है, दिस वन इज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग में 2 ऑक्सीजन होती हैं, और याद रखना कि डाइऑक्सिन इज अ क्लास ऑफ कार्सिनोजन कंपाउंड्स। ये कैंसर काजिंग कंपाउंड्स होते हैं डाइऑक्सिन, और डाइऑक्सिन जो है वो इन इंसिनरेशन प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 3, एमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। यानी इसके दौरान जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो स्मोक नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर वो भी प्रोड्यूस करता है। और आप पढ़ के आए हैं कि ये वो ऑक्साइड्स हैं दैट काजेस द एसिड रेन। और नंबर 4 पे, इस इंसिनरेशन प्रोसेस के दौरान कुछ हैवी मेटल्स जिसमें लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, वो भी प्रोड्यूस होती है। और ये जो हैं, ये जो हैवी मेटल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लीकेट ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेटर का जो लीकेट है, उस लीकेट में ये हैवी मेटल्स मौजूद है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे ये उस ऊपर वाले लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा तो है, लेकिन आपसे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि आप ना डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन ये बताएं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, हमने ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसको आगाज हमने किया हुआ है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ना हमने पहले वो डंपिंग ऑफ वेस्ट इन सी और रिवर इसको पढ़ा, हमने लैंडफिल को पढ़ा, हमने इंसिनरेशन को पढ़ा, और 4th वन जो प्रोसेस है दैट इज द रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग, पहले हम जानना चाहते हैं रीसाइक्लिंग है क्या। माय डियर स्टूडेंट, रीसाइक्लिंग है द प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड और वेस्ट मटेरियल सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन, इज कॉल्ड रीसाइक्लिंग। आपने किसी भी चीज को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद आप उसको डिस्कार्ड, फेंक नहीं देंगे,
बल्कि आप उसको रिसाइकल करके, रीप्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग करके आप उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो रीप्रोसेसिंग किसकी? यूज्ड या वेस्ट मटेरियल की, ताकि उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। दैट इज कॉल्ड द रिसाइकलिंग। माय डियर स्टूडेंट, मकसद क्या है रिसाइकलिंग का? क्यों हम रिसाइकलिंग करते हैं? इसके ना दो बहुत बड़े बड़े जो मकासद हैं वो क्या है? पहला, टू कंजर्व सोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल एंड एनर्जी और रॉ मटेरियल, इसको महफूज बनाना, कंजर्व करना। और दूसरी बात, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट। ये तो बड़ा मकसद है ना कि हम ना वेस्ट वॉल्यूम उसको रिड्यूस करें। मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड, ये जो बात लिखी है ना, ये अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है। मैं टेक्स्ट बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक बता रहा हूं कि जो कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल जिनको हम रिसाइकल करते हैं, उसमें स्टूडेंट आपके पास पेपर है, आपके पास प्लास्टिक है, आपके पास ग्लास है, और हमारी बुक के मुताबिक, मैं बार बार कहता हूं, हमारी बुक के मुताबिक एंड एल्यूमिनियम। ये हम तो आयरन को भी लेते हैं ना, हम तो आयरन को भी लेते हैं और भी, लेकिन मैं ये टेक्स्ट बुक के मुताबिक, तो हमारी टेक्स्ट बुक कहती है ये चार वो मटेरियल्स हैं, डोमेस्टिक मटेरियल हैं, कॉमन डोमेस्टिक मटेरियल, वो कहते हैं जी मोस्ट को जेन में रखें। तो सबसे ज्यादा जो रिसाइकल्ड होने वाले कॉमन मटेरियल है ना, डोमेस्टिक कॉमन मटेरियल, वो ये चार, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और एल्यूमिनियम। माय डियर स्टूडेंट, अब रिसाइकलिंग हम दो तरह की पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, और फिर हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। तो पहले रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, मैं न्यूज़पेपर की बात करूंगा। न्यूज़पेपर दैट इज द लार्जेस्ट रिसाइकल्ड आइटम। सबसे ज्यादा जो चीज रिसाइकल हो रही होती है ना, वो अखबारी कागज है, न्यूज़पेपर है। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें दो तीन बातें याद रखनी। पहली बात कि रिलीज ऑफ क्लोरीन, अदर ब्लीचिंग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये जो जब रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर हो रही होती है ना, उस दौरान क्लोरीन रिलीज होती है, ब्लीचिंग एसिड रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिलीज होते हैं। लेकिन याद रखना कि जो यूज्ड न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर आप जिसको बना, उसकी फॉर्मेशन के दौरान ये जो कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, ये लेस सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ वर्जन न्यूज़पेपर। वर्जन न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर जो पहली दफा बना है, और ये न्यूज़पेपर ये रिसाइकलिंग के बाद, वर्जन न्यूज़पेपर जो पहली दफा न्यूज़पेपर बना। अब उस जो वर्जन न्यूज़पेपर है उसको बाद में आप रिसाइकल्ड करते हैं। तो जब वर्जन न्यूज़पेपर बन रहा होता है ना, उस दौरान इन कंपाउंड ये बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज होते हैं। लेकिन जब आप उस वर्जन न्यूज़पेपर से दोबारा न्यूज़पेपर बनाते हैं, उस दौरान इन कंपाउंड की जो रिलीज है वो सिग्निफिकेंटली कम होती है। दूसरी बात, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइटनेस। अब आपके पास ये जो न्यूज़पेपर बना रिसाइकलिंग के बाद, अब ये उतना सफेद, इसकी वाइटनेस उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी वर्जन की होती। तो आप इसकी वाइटनेस को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? पहला तो आप काम ये करते हैं कि हम ब्लेंड मिक्स करते हैं, वर्जन न्यूज़पेपर उसके अंदर कुछ मिक्स कर देते हैं, या हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं विद पेरोक्साइड एंड हाइड्रोसल्फाइड्स। ये दो लफ्ज याद रखने कि जो न्यूज़पेपर है उसकी रिसाइकलिंग के दौरान हम उसकी वाइटनेस को इंप्रूव करने के लिए पेरोक्साइड यूज करते हैं, हम उसको हाइड्रोसल्फाइड यूज करते हैं। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। और तीसरी बात, दिस वन इज एमसीक्यू ऑफ योर बुक एक्सरसाइज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? इन रिसाइकलिंग प्रोसेस, पेपर की रिसाइकलिंग के दौरान, द फाइबर्स ऑफ न्यूज़पेपर बिकम्स शॉर्टर। तो एक दफा आपने रिसाइकल किया, फाइबर छोटे हो गए, दोबारा रिसाइकल किया और छोटे हो गए, दोबारा रिसाइकल किया और छोटे हो गए। तो जितने जितने फाइबर छोटे होते जाएंगे ना, उतनी उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उतना वो वेब फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में आना उनका कदरे मुश्किल होता जाता है। तो क्या है, इन रिसाइकलिंग प्रोसेस द फाइबर्स ऑफ न्यूज़पेपर बिकम शॉर्टर सो इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन फॉर 5 टाइम्स। आप न्यूज़पेपर को 5 दफा तक रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद फाइबर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि अब वो रिसाइकलिंग नहीं हो सकती। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास रिसाइकलिंग ऑफ पेपर।
अब हम बढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक कैन बी डन बाय रीप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं ना आपको रीप्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक इसका ये डिस्कस करता हूं। ये क्या है? दो बातें इस पे सिर्फ। एक, रीप्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक में जो यूज्ड प्लास्टिक है इसको हम पिघलाते हैं। द यूज्ड प्लास्टिक्स आर मेल्टेड, पिघला देते हैं हाई टेम्परेचर पे, और फिर दे आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और फिर हम उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यूज्ड प्लास्टिक, उनकी मेल्टिंग की जाती है, पिघलाया जाता है, और फिर उसके बाद उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमारे पास एक ये प्लास्टिक है पॉलीस्टाइरीन। जब पॉलीस्टाइरीन को हम बनाते हैं ना, तो ओरिजिनली हम इससे फोम बनाते हैं, कटलरी का सामान है, फर्नीचर है, पैकेजिंग है, ये सारी की सारी ना पॉलीस्टाइरीन जो ओरिजिनल फॉर्म में आता है उससे। अब जब ये चीजें यूज कर लेते हैं, अब हम दोबारा इनको मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के बाद अब इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है? टॉयज, ट्रेज और मुख्तलिफ चीजें। तो ये हमारे पास था जो पहली दफा पॉलीस्टाइरीन बना। इस्तेमाल के बाद हमने उसको मेल्ट किया, रीप्रोसेसिंग की, और रीप्रोसेसिंग के बाद हम उससे इस किस्म के प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। दूसरा जो वे है जिससे हम यूज प्लास्टिक इसकी रिसाइकलिंग करते हैं, दैट इज डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन यानी दोबारा पॉलीमराइजेशन का होना। इसमें क्या है? यूज प्लास्टिक आर कन्वर्टेड इनटू देयर ओरिजिनल कंपोनेंट्स। यूज प्लास्टिक को उनके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ओरिजिनल कंपोनेंट्स में। और फिर ओरिजिनल कंपोनेंट्स में या तो केमिकली या थर्मली या हीट करके या बाय यूज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स हम उनको उनके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर दे कैन बी सब्सिक्वेंटली पॉलीमराइज्ड अगेन। और जब वो ओरिजिनल कंपोनेंट्स में आ गया, उसके बाद फिर हम उसकी दोबारा पॉलीमराइजेशन करते हैं और उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। मसलन मेरे पास पॉलीएथिलीन टेरिथैलिएट है। पॉलीएथिलीन टेरिथैलिएट, हम इसको ना पेट भी कहते हैं। ये जो है पेट, PET, पॉलीएथिलीन टेरिथैलिएट, इसको फिर हम क्या करते हैं? हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और फिर दोबारा ये अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में आ गया। ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो इसका आता है वो आप जानते हैं कि एक तो इसमें ये डायोल बनता है, और साथ थैलिक एसिड, थैलिएट, ये थैलिक एसिड ऐसा होता है, और इनसे दोबारा इनकी पॉलीमराइजेशन से हम दोबारा डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक को हासिल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास से दो तरीके, रीप्रोसेसिंग, डीपॉलीमराइजेशन। अब हम तीसरे वे की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो तीसरा तरीका है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या कहेंगे? यूज प्लास्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंसेस। यूज प्लास्टिक लो क्वालिटी सब्सटेंसेस में, और फिर वो जो लो क्वालिटी सब्सटेंस है दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल। मसलन हम ना पॉलीएथिलीन लेते हैं, जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन की हाई टेम्परेचर पर हम क्रैकिंग करवाते हैं, क्रैकिंग ऑफ पॉलीथीन एट हाई टेम्परेचर। जब हम करते हैं हाई टेम्परेचर पर पॉलीथीन की क्रैकिंग, तो हमारे पास इसका मोनोमर असर होता है। अब ये जो मोनोमर है, इससे हम लुब्रिकेंट्स इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमने ना तीन किस्म के वे पढ़े जिससे प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की जाती है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके जो 4 डिफरेंट मेथड्स थे, उसमें 2 मेथड्स, एक इंसिनरेशन और दूसरा रिसाइकलिंग, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।